नमस्कार साथियों, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट स्टडी मंत्रा में। आप सभी लोग देख रहे हैं आज हिंदी पैडागॉजी से हिंदी शिक्षण शास्त्र के 15 प्रश्न हम लोग रोज की तरह देखेंगे। और एक चीज़ कहना चाहता हूं, जिन भी दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती जाए। चलिए दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आशीष। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। चलिए दोस्तों, चलिए ध्यान से पढ़िए दोस्तों प्रश्न को। बच्चे ने स्कूल, यहाँ ने की जगह के होगा। बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में होनी चाहिए। बच्चे के स्कूल की भाषा और बच्चे के स्कूल की भाषा और घर की एवं पास पड़ोस की भाषा में क्या होना चाहिए? जुड़ाव होना चाहिए, समरसता होनी चाहिए, समरूपता होनी चाहिए, अलगाव होना चाहिए। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा स्कूल में जो भाषा बोलता है और जो अपने घर में भाषा बोलता है और अपने पास पड़ोस में बोलता है जो भाषा, तो क्या उस भाषा में जुड़ाव होना चाहिए? नहीं दोस्तों, जुड़ाव ये गलत है। अलगाव होना चाहिए, मतलब अलग अलग होना चाहिए भाषा। मतलब स्कूल में कोई बच्चा अंग्रेजी बोलता है और घर में आके हिंदी बोले, ये भी दोस्तों निगेटिव है, ये भी हमारा प्रश्न का जवाब नहीं होगा। समरूपता होनी चाहिए, नहीं दोस्तों ये भी नहीं होगा। समरसता होनी चाहिए, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, समरसता। बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में समरसता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी। ध्यान से देखिए, एकांकी नाटक आप लोगों ने पढ़ा होगा। नाटक दूसरा होता है, एकांकी दूसरा होता है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है। मतलब कोई भाषा, हिंदी भाषा की एक पुस्तक है, उसमें एक लेसन है, जो एक पाठ है, एकांकी के रूप में है। तो आप क्या करेंगे? देखिए, एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद कराएंगे। मतलब एकांकी में जितने पात्र हैं उनके पात्रों ने जो बात कही है, जो बातचीत हुई है, उनके संवाद को याद कराएंगे, या फिर शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगे, या फिर एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगे। मतलब जो भी संवाद हुए लिखवाएंगे आप, या फिर हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगे। मतलब देखिए, आप ध्यान से अगर प्रश्न पढ़ लेंगे तो इसमें आपको उत्तर आसानी से मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार पढ़ते हैं, इस बार आपको समझ में आ जाएगा। भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है। कोई भाषा की पुस्तक है, उसमें एक पाठ एकांकी के रूप में है। तो आप क्या करेंगे? आप एक शिक्षक हैं, तो आपको क्या करना है बच्चों के साथ? देखिए, एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद कराएंगे। देखिए, जहाँ भी दोस्तों ये बात हो, याद कराना, ये हमेशा हमारा उत्तर कभी नहीं होगा। ये हमेशा निगेटिव पॉइंट है। हम बच्चों को याद थोड़ा कराना है कि पात्रों ने जो बोला है उसके संवाद को याद नहीं कराना है। याद कराना गलत है, इसलिए ये निगेटिव वर्ड है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते। एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगे, मतलब जो भी बातचीत हुई है उनको आप संवादों को लिखवाएंगे, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा दोस्तों, इसलिए ये भी जवाब नहीं होगा। चलिए, हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगे। मतलब हाव भाव जैसे वो एकांकी के पात्रों ने बोला है, बातचीत हुई, उनके संवाद हुई है, उसी तरह हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनवाएंगे, ये भी दोस्तों नहीं होगा। हमारा उत्तर वो होगा जहाँ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, जहाँ वे स्वयं शामिल होंगे। इसलिए इसमें शिक्षार्थियों से एकांकी पहले पढ़वाएंगे, पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगे, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। कभी भी आप देख लीजिए पेडागॉजी में, जहाँ भी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित होंगे जिस भी कार्यक्रम में, वही हमारा उत्तर अधिकतर होता है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए, द्वितीय भाषा, ये द्वितीय है, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए, मतलब दूसरी भाषा सीखना चाहता है कोई बच्चा, तो उसके संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या बात है?
अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, मतलब अभिभावक से प्रोत्साहन प्राप्त करना, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। भाषा की परीक्षा, मतलब परीक्षा लेना, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। या फिर अभिवृत्ति, मतलब भाषा सीखने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण अभिवृत्ति होगी। या फिर शिक्षक का रवैया। देखिए दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी परीक्षा शब्द हो, परीक्षा, ग्रेडिंग, कोडिंग, तुलना करना, ये है हमेशा निगेटिव पॉइंट है। इसलिए इसका उत्तर दोस्तों परीक्षा हो जाएगा बी, क्योंकि हम कभी भी बच्चे की परीक्षा नहीं लेते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, लिखना और पढ़ना सीखने के संदर्भ में सबसे लिखना और पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, मतलब सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सा है। पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है, मतलब पढ़ना अगर सीखना है हमको तो उसकी तुलना में लिखना ज़्यादा कठिन, मतलब पढ़ने से ज़्यादा लिखना कठिन है, ये ज़्यादा जटिल है। मतलब यहाँ तुलना कर रहे हैं, लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना ज़्यादा कठिन, मतलब लिखना पढ़ने की अपेक्षा ज़्यादा कठिन है, ये भी देखिए तुलना कर रहा है। दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं, मतलब कि पहले पढ़ना सीखा जाता है फिर लिखना सीखा जाता है। या फिर लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका उत्तर ज़रूर आप लोग दे देंगे, क्योंकि बहुत ही सरल है। प्रश्न को आप 2 बार पढ़िए, उसका जवाब आसानी से आपको मिल जाएगा। देखिए, लिखना और पढ़ना, देखिए दोस्तों, देखिए, लिखना और पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना कठिन है। देखिए दोस्तों, जहाँ भी हम लोग जानते हैं कि तुलना होती है वे हमारा जवाब नहीं होगा। हमको पढ़ना सीखना है, मतलब पढ़ना ज़्यादा कठिन है लिखने की अपेक्षा। देखिए दोस्तों, ये तुलना कर रहा है, अभी मैंने बताया जहाँ भी तुलना, ग्रेडिंग, कोडिंग और अलग करने की बात हो, वे हमारे प्रश्न का उत्तर कभी नहीं होगा। देखिए अगला बढ़ते हैं बी में, लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना ज़्यादा कठिन है, मतलब फिर से वही तुलना वाली बात कि लिखना ज़्यादा कठिन है पढ़ने की हुई तुलना में, ये भी इसलिए उत्तर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं, मतलब पहले लिखना सीखा जाता है फिर पढ़ना सीखा जाता है, ये भी दोस्तों गलत बात है। हमारा उत्तर डी होगा, लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतर संबंधित है। एक बात आप ध्यान दीजिए, 4 हमारे कौशल है, लिखना, पढ़ना, सुनना और बोलना, ये चारों दोस्तों अंतः संबंधित है, एक दूसरे से कोरिलेट हैं, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जिन भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जिन भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, आपके कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे हम सुधार कर सकें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 5वीं तरफ। पद्य, गद्य और नाटक हमारी संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के पहलू को समृद्ध करते हैं। देखिए दोस्तों, पद्य और गद्य और नाटक, पद्य, गद्य और नाटक हमारी, पद्य आप जानते होंगे कविता मतलब होती है, जिसमें गद्य मतलब पैराग्राफ आप लोग जानते ही होंगे। नाटक हमारी संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के पहलू को समृद्ध करते हैं। देखिए विकल्प ए, भाषिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के सौंदर्यात्मक पहलू को समृद्ध करते हैं, मतलब ए विकल्प है भाषिक सौंदर्यात्मक, बी है भाषिक ज्ञानात्मक, सी है सांस्कृतिक साहित्यिक, डी है सांस्कृतिक भौतिक। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से पढ़िए फिर जवाब दीजिए आप लोग, ये अच्छा प्रश्न है। पद्य, गद्य और नाटक हमारी क्या होगा, सांस्कृतिक, यहाँ पर सांस्कृतिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के साहित्यिक पहलू को समृद्ध करते हैं, ना कि भाषिक सौंदर्यात्मक, भाषिक ज्ञानात्मक भी नहीं होगा। यहाँ पे सांस्कृतिक, यहाँ साहित्यिक होता है, ये तो सही है सांस्कृतिक, इसलिए भौतिक लेकिन गलत है। इसलिए दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा सी।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए, कोई एक भाषा डैश लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। मतलब कोई भाषा 3 लिपियों में लिखी जा सकती है, सभी लिपियों में लिखी जा सकती है, सीमित लिपियों में लिखी जा सकती है, या फिर एक लिपि में लिखी जा सकती है। चलिए दोस्तों, बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए। तो क्या होगा इसका उत्तर दोस्तों? बी, सभी। देखिए, जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत की लिपि क्या है? देवनागरी। मतलब 2 भाषाओं की लिपि एक ही है। हिंदी की भी लिपि एक देवनागरी है, संस्कृत की भी लिपि देवनागरी है। इंग्लिश की लिपि क्या है? रोमन। ठीक दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे 2, ये हिंदी की भी देवनागरी लिपि है, संस्कृत की भी देवनागरी लिपि है। चलिए देखिए दोस्तों, देखते हैं। जैसे हमने लिखा कहाँ हो, ये एक सेकंड दोस्तों, देखिए हमने लिखा कहाँ हो, ये अंग्रेजी से हमने लिख दिया कहाँ हो, हमने हिंदी से लिख दिया कहाँ हो, ये हमने। तो क्या इसमें लिपि तो दोनों जगह देवनागरी प्रयोग हो रही है यहाँ, लेकिन हमने ये अंग्रेजी से लिखा है, यहाँ हमने हिंदी से लिखा। और दोस्तों देखते हैं, देखिए लिखते हैं दिस, हमने लिख दिया दिस, ये दिस। अब ये कहे में लिखा है दिस, ये है अंग्रेजी, हमने इसी को देवनागरी लिपि में लिख दिया अपने हिंदी भाषा में, ये हो गया दिस। इसलिए दोस्तों कहीं भी ये प्रश्न आए, ध्यान करिएगा कि कोई भी भाषा, सभी भाषाएं सभी लिपियों में लिखी जा सकती हैं। इसलिए इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा बी। ध्यान दीजिएगा, अगली बार से बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये कई बार आ चुका है हमारे परीक्षा में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 7वां में। वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती है और डैश होती है, चेतन और स्वाभाविक, अचेतन और कालबद्ध, अचेतन और स्वाभाविक, या फिर सचेतन और कालबद्ध। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए क्या होगा। वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा सचेतन स्तर पर देखी जाती है और कालबद्ध होती है। चलिए दोस्तों, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, भाषा कक्ष में, एक कोई भाषा की कक्षा है में समावेशी वातावरण, आप लोग समावेशी शिक्षा पढ़े ही होंगे, समावेशी वातावरण अच्छे से जानते होंगे कि जिनकी सभी लोगों ने, आप लोगों ने बीएड, बीटीसी, डीएलएड कुछ ना कुछ किया होगा, इसलिए सब लोग समावेशी का मतलब जानते हैं। तो समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि, क्या जरूरी है? बच्चे की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, मतलब ऑडियो वीडियो उनको दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए। बच्चों की विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। ध्यान से पढ़िए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या होगा? भाषा कक्ष में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए क्या जरूरी है? बच्चे की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। मतलब कोई बच्चा है, वो कह रहा है, उसकी आवश्यकता है कि उसे चिड़ियाघर जाना है, उसने कह दिया भाषा की कक्षा में, तो क्या आप उसको चिड़ियाघर लेके जाएंगे? उसने कह दिया कि मुझे क्रिकेट देखने जाना है, आप क्रिकेट देखने स्कूल आ जाएंगे? दोस्तों सभी आवश्यकताएं, जो सभी है, अगर बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, ये होता तो ये दोस्तों कहीं तक चलता। लेकिन सभी ये लिखा है, तो सभी, तो देखो दोस्तों, सभी आवश्यकताओं को कोई नहीं पूरा कर सकता। एक शिक्षक सभी आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर सकता है? बच्चे कह रहे हैं कि हमको चॉकलेट खाना है कच्चा में, क्या हो ये लाएगा? इसलिए दोस्तों सभी आवश्यकता नहीं पूरा कर सकता, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, मतलब बच्चों को ऑडियो वीडियो दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध करा के उनको प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाए। ये तो दोस्तों देखिए, दृश्य श्रव्य सामग्री में हमारी सभी
इंद्रियां जागृत होंगी और ज़्यादा अच्छी तरह से। कोई हमने देखा होगा, हम टीवी में कोई नाटक देखते हैं, जैसे हमने टीवी में रामायण देखा, तो रामायण हमको लंबे समय तक हमारी स्मृति रहती है, हमको याद रहती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम टीवी में देखते हैं, दृश्य देखते हैं और सुनते हैं, और वो हमको इसलिए याद रहती है। जैसे कोई हम पढ़ाने जा रहे हैं कि चिड़ियाघर में शेर ऐसे रहते हैं, उसी चीज़ को हम जाके चिड़ियाघर में लुआ जाएं और दिखाएं कि शेर कैसे रहते हैं, तो वे कभी हमको भूलेगा नहीं, क्योंकि वे हमने वास्तविक देखा है। इसलिए दोस्तों ये तो अच्छी बात है, दृश्य शब्द सामग्री उपलब्ध कराई जाए। आगे बढ़ते हैं, बच्चों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए। ये दोस्तों देखिए, जहाँ उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए ये तो निगेटिव बात है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, बच्चों की विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए, मतलब एक बच्चे को बहुत सारी भाषाएं पढ़ा दी जाए, उसको हिंदी भी पढ़ा दी जाए, इंग्लिश भी पढ़ा दी जाए, संस्कृत भी पढ़ा दी जाए, मराठी भी पढ़ा दी जाए, कन्नड़ भी पढ़ा दी जाए, उसको मतलब सभी भाषाएं पढ़ा दी जाए, तो देखिए दोस्तों ये तो उत्तर नहीं होगा। इसलिए हमारा उत्तर दोस्तों क्या होगा? बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। इसलिए उत्तर क्या होगा हमारा दोस्तों? बी। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। उच्च प्राथमिक मतलब कक्षा 6 से 8, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। उच्च प्राथमिक, आप लोग प्राथमिक और उच्च प्राथमिक ये जरूर ध्यान दीजिएगा प्रश्न में। क्या सर्वाधिक संबंध है दोस्तों? पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, हिंदी के व्याकरण की व्यवस्था को जानने से, मतलब व्याकरण की व्यवस्था को जानना उच्च प्राथमिक स्तर में, सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से। देखिए दोस्तों ध्यान से पढ़िए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है, किस चीज़ से है? पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, मतलब कोई हमने पुस्तक को पढ़ा है उसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आलोचनात्मक चिंतन कर रहे हैं, तो ये तो दोस्तों देखिए अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी की व्याकरण की व्यवस्था को जानने से, मतलब हिंदी की व्याकरण कैसे बनी इसकी व्यवस्था को जानना उच्च प्राथमिक। ये तो दोस्तों देखिए बहुत ही उच्च स्तर की बात हो गई, ये उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 में नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से। ये दोस्तों सृजनात्मक लेखन से हो सकता था, लेकिन ये दोस्तों देखिए जहाँ पे अनिवार्य शब्द आ गए, अनिवार्य केवल ही, ये जहाँ भी दोस्तों आ जाए ये निपात है हमारी हिंदी भाषा में, तो ये हमेशा निगेटिव बात करते हैं। इसलिए अनिवार्य तो होगा ही नहीं, कुछ अनिवार्य तो होता ही नहीं पढ़ाने में, सीखने में। आगे देखिए, हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से, मतलब उनको ध्वनि सिखाना है। देखिए दोस्तों ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डैश का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। ए सौंदर्यबोध, बी संस्कृति, सी संप्रेषण, डी कला। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डैश का माध्यम भर नहीं, मतलब कि इनमें से एक के अलावा वो माध्यम भर नहीं बल्कि हमारी सोच को भी निर्मित करती है। दोस्तों से बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा उत्तर है इसका। क्या होगा? संप्रेषण, कम्युनिकेशन, मतलब भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित का माध्यम भर नहीं, मतलब भाषा केवल नियमों के द्वारा ही नहीं चलती है, बल्कि ये हमारी सोच भी नियमित करती है। भाषा के द्वारा हम लोग केवल बातचीत बस नहीं करते हैं एक दूसरे से, ये हमारी सोच को भी निर्मित करती है कि हमारी सोच किस प्रकार की है, किस तरह की है। चलिए दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए 11वां, कक्षा 8 के बच्चों को सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने पढ़ा होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, तो इसमें क्या पूछा गया है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अधिक पूछा है यहाँ पर, कम नहीं पूछा है। ठीक है दोस्तों, गलती नहीं करना है हमको, ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है? कक्षा 8 के बच्चों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या है?
लिखित परीक्षा, भाषा प्रयोग की क्षमता, मौखिक परीक्षा, व्याकरण की जानकारी। तो ये देखिए दोस्तों, ये उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, लिखित परीक्षा मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना है कक्षा 8 के बच्चों का। तो केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से ही, पेपर पेंसिल टेस्ट के ही माध्यम से हम लोग आकलन कर लेंगे? देखिए दोस्तों, ये लिखित परीक्षा जहाँ भी हो ये निगेटिव बात है, इसलिए उत्तर नहीं होगा। भाषा प्रयोग की क्षमता मतलब वो लोग भाषा, बच्चे किस तरह से एक दूसरे से बातचीत करते हैं, किस तरह प्रयोग करते हैं भाषा को, ये सब जानना चाहिए हमको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में। देखो दोस्तों, ये तो अच्छी बात है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में कि हम उनकी जो भाषा प्रयोग की क्षमता है कि बच्चे भाषा किस तरह सीख रहे हैं, किस तरह भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए ये तो दोस्तों अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौखिक परीक्षा मतलब केवल एक ही चीज़ आ गई, मौखिक परीक्षा। व्याकरण की जानकारी मतलब कि बच्चों का हम लोग सतत एवं व्यापक मूल्यांकन व्याकरण की जानकारी लेंगे कि व्याकरण किस तरह बच्चों ने सीखा है, किस तरह सीखा, उनको संज्ञा कितनी आती है, विशेषण कितना आता है, सर्वनाम कितनी आती है, वाक्य प्रयोग कितना आता है, तत्सम तद्भव कितना आता है, लोकोक्ति मुहावरे कितने आते हैं। देखिए व्याकरण बस से नहीं होगा दोस्तों, ये भी हमारा, और ये जो सी है ये सही है, लेकिन ये दोस्तों इसी में बी में मिल जाएगा, क्योंकि बी भाषा प्रयोग की क्षमता। जब बच्चे भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करेंगे तो मौखिक भाषा तो उसी के अंदर आ जाएगी ना, इसलिए दोस्तों इसका उत्तर आ जाएगा बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। इसका प्रमुख कारण है कि वह कक्षा के, तो देखिए दोस्तों, पूनम एक यहाँ पर शिक्षिका है, एक टीचर है। आप अपने को रखिए उसकी जगह पे। पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। मतलब एक शिक्षिका है पूनम जो अपने बच्चों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर रही है, मतलब प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ा रही, टेलीविज़न के माध्यम से पढ़ा रही, अदर। इसका कारण है कि वह कक्षा के सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है, सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है, सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, या फिर सभी बच्चों का मनोरंजन करती है। देखिए दोस्तों, ध्यान से पढ़िए, बहुत ही सरल प्रश्न है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका उत्तर भी आपको आसानी से मिल जाएगा। देखिए नीचे से पढ़ते, सभी बच्चों का मनोरंजन करती, मनोरंजन करना हमारा मतलब पूनम का लक्ष्य है। जैसे सब सामग्री से पढ़ा रही है तो केवल उसका यही लक्ष्य है, मनोरंजन के साथ साथ हमको सीखना भी है, इसमें केवल मनोरंजन की बात की गई, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है। देखिए दोस्तों, सभी बच्चों की रुचि का ध्यान कोई नहीं रख सकता है कि किसको क्या अच्छा लगता है, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, ये भी एक बच्चे की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है, मतलब कि डरा कर रखती है, धमका कर रखती है कि सभी बच्चों को, सभी बच्चे उसको डरते हैं। देखिए जब भी बच्चे नियंत्रण में होंगे तो अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे, खुल करके उनको स्वतंत्र रखना है बच्चों को, ना कि अनुशासन और डरा धमका के नियंत्रण में नहीं रखना है, इसलिए ये भी दोस्तों उत्तर नहीं होगा। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, ए, सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। पूनम जो शिक्षिका है वो सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करके रखती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, मतलब जो बच्चा भाषा सीखता है वो केवल समाज के माध्यम से ही सीखता है, ये आप ध्यान दीजिए। ये विचार किसका है, ये आँख बंद करके आप लोग जवाब दे सकते हैं। पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर, वाइगोत्स्की। देखिए दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं ये जहाँ भी समाज, वाइगोत्स्की की थ्योरी का नाम ही है सामाजिक और सांस्कृतिक। तो इसलिए दोस्तों जहाँ भी वाइगोत्स्की की बात आए वहाँ पर आप लोग आँख बंद करके सामाजिक और सांस्कृतिक, यहाँ पर आइए समाज। तो दोस्तों देखिएगा, जहाँ भी इस बार से आपको कहीं भी CDP हो, किसी भी विषय की पेडागोजी हो, मतलब कोई भी भाषा की समाज की बात है तो हमेशा समाज की बात वाइगोत्स्की ही करते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही सरल सवाल था, फैक्ट का प्रश्न था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा अर्जित, एक भाषा अर्जित अर्जन होता है, एक भाषा अधिगम होता है। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, यहाँ अर्जन की बात हो रही है जिसकी बात चॉम्स्की ने किया है। चलिए, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे क्या करते हैं, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं। देखिए रटना आ गया यहाँ पर, ये रटना। कभी कोई त्रुटि नहीं करते, मतलब कभी कोई गलती ही नहीं करते हैं बच्चे जब भाषा अर्जन करते हैं। अधिकतर त्रुटियाँ ही करते हैं, मतलब हमेशा गलतियाँ ही करते रहते हैं बच्चे जब वो करते हैं। भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं, या फिर भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। देखिए दोस्तों, फिर से पढ़िए। भाषा अर्जित करने के, एक होता है भाषा अर्जन, एक होता है भाषा अधिगम। आप लोग जानते हैं अधिगम मतलब होता है सीखना। कोई भी बच्चा, जैसे अर्जन है, अर्जन का मतलब है कोई बच्चा महाराष्ट्र में पैदा हुआ तो वह मराठी भाषा अपने आप सीख जाएगा। कोई बच्चा अमेरिका में पैदा होगा तो वहाँ की मातृभाषा अंग्रेजी है तो अपने आप सीख जाएगा, वहाँ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बच्चा जो भी है अपने आस पड़ोस, अपने पड़ोस की, अपने घर की जो भी भाषा बोलचाल की होगी अपने आप सीख जाएगा, उसके अंदर गुण होता है। इसलिए ये अर्जन होता है। और अधिगम होता है, कोई बच्चा हिंदी भाषी क्षेत्र का है, किसी बच्चे की मातृभाषा हिंदी है और उसको अंग्रेजी सिखाई जा रही है तो वही नियमों से सिखाई जाएगी तो वे अधिगम होता है। दोस्तों ये अंतर होता है अधिगम और अर्जन में। चलिए, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं। ये दोस्तों देखिए रटना आ गया, तो ये हमारा कभी भी बच्चे रटते नहीं हैं, सीखते हैं स्वाभाविक रूप से भाषा अर्जन में, ना कि रटना। इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा। कभी कोई त्रुटि नहीं करते, मतलब भगवान तो कोई होता नहीं, गलती तो सबसे होती है, इसलिए त्रुटि तो करेंगे ही, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अधिकता हमेशा गलती ही करते, ये भी देखिए निगेटिव बात है। डी क्या होगा, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। हाँ, भाषा जो भी होगी, जो भी आस पड़ोस में हमारी बोली जाएगी, बिना उसके स्वाभाविक रूप से, कोई बच्चा जैसे पैदा होता है तो क्या उसको भाषा बोलना सिखाया जाता है? आप ही बताइए। ये एक नेचुरल सी बात है, कोई बच्चा पैदा होगा तो उसको कोई भाषा सिखाई थोड़ी जाती है। जो भी वहाँ की मातृभाषा होती है वे अपने आप सीख जाता है, सुन कर के, बोल करके। जो भी सुनेगा मातृभाषा वो अपने आप सीख जाएगा। कोई बच्चा अमेरिका में पैदा होगा उसको अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत नहीं है। कोई बच्चा हिंदी भाषी क्षेत्र में पैदा होगा उसको हिंदी भाषा सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वह अपने आप सीख जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है ये, क्योंकि चलिए, कबीर 7वीं कक्षा में पढ़ता है। कबीर एक बच्चा है और वह 7वीं कक्षा में, उच्च प्राथमिक स्तर में 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वह सामान्य बातचीत में ठीक है, मतलब बोलचाल की भाषा में वह ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है। मतलब वो पढ़ता है, जब कोई किताब जैसे वो बातचीत करता है तो वो अटकता नहीं है, ठीक है, लेकिन वो जब पुस्तक लेके पढ़ता है तो बीच बीच में अटकने लगता है। तो वह संभवतः ग्रस्त है, मतलब किस चीज़ की उसको वो बीमारी है, पठन विकार है। डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया या डिसफेजिया। देखिए दोस्तों, ये फैक्ट का प्रश्न है, आप लोग जानते होंगे। डिसलेक्सिया, मैं एक चीज़ आप लोगों को और आज बता दूं, ये डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया भी बता दें। देखिए जहाँ भी डिसकैलकुलिया की बात है वहाँ पे गणित संबंधी, गणना संबंधी विकार होगा, मैथ। तो आप याद करिए, सी से कैलकुलेशन, इसलिए ये होगा मैथ में, कैलकुलेशन मैथ में होता है। तो देखिए डिसकैलकुलिया मैथ में होगा, गणित में एक गणना संबंधी विकार है। डिसग्राफिया, देखिए जी है, ग्राफिया का जी निकालिए, जी से क्या होता है ग्राफ, और ग्राफ क्या होता है लिखा जाता है, बनाया जाता है ना। तो डिसग्राफिया क्या होगा, ये लिखने संबंधी, मतलब राइटिंग संबंधी, ये लिखने संबंधी विकार। डिसलेक्सिया क्या होता है दोस्तों, ये होगा पढ़ने संबंधी विकार, ये पठन संबंधी विकार होता है। इसलिए दोस्तों क्या होगा, आप याद करिए, डिसकैलकुलिया गणित संबंधी, गणना संबंधी विकार, डिसग्राफिया लिखने संबंधी विकार, और डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, पठन संबंधी विकार था, सी। आप लोगों को दोस्तों समझ में आ रहा होगा। और ये तीन ही हमेशा दोस्तों बहुत ही, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। ये तीन जो विकार है, और ये हिंदी पैडागॉजी भर नहीं, ये सभी विषय की पैडागॉजी में, और साथ ही साथ सीडीपी में पक्का आपको ये तो याद कर लीजिए। तीनों 3 नंबर आपके कम से कम फिक्स हैं, ये समझ लीजिए।
क्योंकि ये हर शिक्षण शास्त्र में और सीडीपी में आना ही, 1 नंबर का सीडीपी में पक्का है, आना ही आना है। और सभी भाषा की जो शिक्षण शास्त्र है उसमें भी आ जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े थे टारगेट स्टडी मंत्रा के साथ में, आशीष द्विवेदी के साथ में। और दोस्तों आप लोगों ने अगर जो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा, तो दोस्तों आप लोगों से वे है सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। और दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को सभी हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जितने भी वीडियो पड़ेंगे। और दोस्तों आप लोगों को सीखने को मिलता रहेगा हमसे। चलिए दोस्तों, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। और कोई भी आप लोगों को सुझाव हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में करना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे हम सुधार कर सकें आगे। ठीक दोस्तों, तो क्या करना है आप लोगों को, सब्सक्राइब दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि और बेल आइकन दबाइए, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने ध्येय वाक्य के साथ समाप्त करते हैं वीडियो। आपका लक्ष्य ही आपको ज़िंदगी में बड़ा बना सकता है। चलिए दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े थे अपने चैनल टारगेट स्टडी मंत्रा में। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप सब लोगों को बहुत बहुत।